एक सवाल, बीते बरसों लंबा काल, कितना बदला अपना हाल। आदाब, सलाम, नमस्ते। मैं आफ्ताब राना एक बार फिर 81 भारत के ओर से चलने वाले विशेष कार्यक्रम गुफ्तगू के अंतर्गत आज हम बात करने आए हैं एक ऐसे युवा साहित्यकार से जो जब कविताएं लिखता है तो उन कविताओं में इश्क मोहब्बत तो रहता ज़रूर है, लेकिन दर्द, चुभन और समाज को सोचने के लिए कुछ सवाल भी छोड़ता है। वो युवा साहित्यकार जो हिंदी की दुनिया में अपने होने की दस्तक दे रहा है, मैं आज उससे गुफ्तगू करूंगा। मैं उससे गुफ्तगू में जानना चाहूंगा कि आज हिंदी साहित्य की स्थिति क्या है, हिंदी पढ़ने वालों की स्थिति क्या है, हिंदी कवियों की स्थिति क्या है। मैं उससे ये भी बातें करूंगा कि आज क्या फिर से हिंदी को प्रेमचंद की आवश्यकता है। आइए 81 भारत के इस शानदार प्रोग्राम में जरूर आप भी शामिल हों, जिसका नाम है गुफ्तगू 3। हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए नागेंद्र केसरी या नागेंद्र दुबे। नागेंद्र जी, गुफ्तगू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अवसर दिया गुफ्तगू के लिए। देखिए, गुफ्तगू में हमने पिछले कई लोगों से, निज़ाम कुरैशी साहब से, साकिब फरीदी जी से, धनंजय जयपुरी जी से बातें की हैं, और तो उस पीढ़ी के बाद आप युवा पीढ़ी में पहले व्यक्ति हैं। कैसा महसूस हो रहा है 81 भारत के गुफ्तगू में शामिल हो गए? बहुत अच्छा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि मेरे भी होने का, मेरे भी मौजूद होने का लोगों को एहसास हो रहा है। ये मेरे लिए बड़ी बात है। देखिए, कलम की स्याही जब कागज़ों पे अपनी तकदीर लिखना शुरू करती है तो असर तो धीरे धीरे करती है, लेकिन जब असर करती है तो फिर बहुत असर करती है। आप हमें ये बताएं, अपने बारे में कुछ बात बताएं। आप कहाँ से हैं? आपका नाम मैंने नागेंद्र केसरी भी लिया, मैंने नागेंद्र दुबे भी लिया। आप औरंगाबाद में कब से हैं, कहाँ पढ़े, कैसे, क्या, थोड़ा सा विस्तार से हमको बताइए अपने बारे में। आप मेरा नाम नागेंद्र कुमार दुबे है। वस्तुतः मैं लिखता हूँ, मेरे सर्टिफिकेट नाम है नागेंद्र कुमार केसरी, लेकिन लोग जो मुझे जानते हैं नागेंद्र कुमार दुबे के रूप में जानते हैं। केसरी केसरी तो बस ऐसा हुआ जैसे एक व्यंग्य अभी मैंने सुना था, आशुतोष राणा जी सुना रहे थे, उसमें रामचंद्र लामचंद्र हो गए। मैं अपना नाम भेसरी रखना चाह रहा था, क्योंकि मेरा घर भेसर है औरंगाबाद जिले में। पता नहीं ये कहाँ मिस्टेक हुआ, और जिसका नतीजा हुआ कि फेसरी से मैं केसरी हो गया। अब जब मैं केसरी हो गया मैट्रिक के एग्जाम के दौरान, तो फिर मैंने अपने आप को फेसरी से जगह केसरी ही रखना स्वीकार कर लिया, और आज मैं नागेंद्र कुमार केसरी हूँ। और मुझे भी इस बात की खुशी होती है कि चलो गलती ही सही हुआ। तो इस तरह से मेरा नाम फेसरी टू केसरी हो गया। अब बात आती है मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो मैंने स्नातकोत्तर स्वास्थ्य प्रबंधन में किया है, मास्टर इन सोशल वर्क किया है, और अभी बतौर जिला योजना समन्वयक में स्वास्थ्य विभाग में औरंगाबाद जिले में काम कर रहा हूँ। तो ये है मेरी यात्रा। मैंने अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान बिहार से लेकर के दूसरे राज्य में भी जाकर करके पढ़ाई करी है, और यही अभी तक का रहा है। लिखने की बात है तो बचपन से ही लिखने की रुचि थी, और यही फेसरी लगाने का कारण भी था, जो कि बाद में केसरी बन गया मेरा उपनाम। तो यही है। ऐसा है नागेंद्र जी के हिंदी साहित्य के काव्य विधा को आप दूसरे साहित्य की काव्य विधाओं के बीच कहाँ पर पाते हैं? देखिए,
जो कविता की विधा है, चाहे हमारे हिंदी साहित्य की चीजें हों, चाहे वो उर्दू साहित्य की चीजें हों, या अगर हम देश और क्षेत्र के हिसाब से अगर हम कोई बात करें तो भारत की हो, जापान की हो, ब्रिटिश की हो, सभी जगह कविता का एक विधान तो निश्चित है। अब हम कहें कि हमारे यहाँ दोहा है, चौपाई है, तो उर्दू में शेर लिखने की एक तकनीक है, तो तकनीक सब जगह है, विधान सब जगह है, और सभी लोगों ने कविता, उन्मुक्त कविता की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है, और उसी का नतीजा है हम छाया ये निराला जी की कविता पढ़ते हैं और उस तरह की उनके तरह कविता लिखने वालों का दौर आया है। तो ऐसे भी, और यही चीज है कि आप भारत में देखें या दूसरे, हमें जहां तक मैंने भाषा से उठ करके क्षेत्र की बात की, तो सब जगह उन्मुक्त कविताएं आ रही हैं, छंद मुक्त कविताएं आ रही हैं। लेकिन हाँ, हम ये कहते हैं कि जो छंद मुक्त लिखते हैं उनको छंदबद्ध कविताओं का भी ज्ञान होना चाहिए, और ऐसा प्रयास करना चाहिए ताकि जो कविता की इज्जत आबरू है वो बची रहे। नहीं, देखिए, मैंने जो पूछना चाहा था, शायद मेरा सवाल आप तक क्लियर नहीं हुआ। और दूसरी जगह के काव्य रचनाओं के बीच हिंदी काव्य रचना को आप कहाँ पाते हैं, किस मकाम पर पाते हैं आप हिंदी को आज के डेट में? देखिए, भाषा की स्वीकार्यता के हिसाब से हम ये मानते हैं कि दूसरे नंबर की भाषा हमारी हिंदी है, अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन अगर बोलने वालों के हिसाब से देखें तो हिंदी की स्वीकार्यता कम नहीं है, और इस चीज को ही अगर हम बना करके रखें तो हमारे हिंदी का अस्तित्व कभी नहीं मिट सकता है। कई व्याख्यान हमने सुने हैं, कई तरह की बातें सुनी हैं जहां पर ये लोगों के द्वारा बताया जाता है कि हिंदी का अस्तित्व खतरे में है। ऐसा मैं नहीं मानता हूं। पहले मैं जब अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान मैंने जिन कवियों को सुना, पढ़ा, जाना, लेकिन आज मैं जब कविता से जुड़ा हूं तो अब मुझे ऐसा लगता है कि देखो, इतनी बड़ी फौज है हिंदी कवियों की, इसमें तुम कहां स्थापित हो पाओगे। तो मुझे लगता है कि कविता और हिंदी कविता का जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं है, असीमित है, और हिंदी भाषा का निरंतर विकास भी हो रहा है। आपके नजर में अभी भारतीय परिवेश में ऐसा कोई एक हिंदी कवि का नाम बताइए जिसके वजह से हिंदी को मजबूती मिल रही हो? हाँ, निश्चित तौर पर एक नाम मैं लेना चाहूंगा, वो है कुमार विश्वास जी का। आप पूछेंगे कि ऐसा क्या है कुमार विश्वास जी का? आप पुराने कवियों को देख लें तो वो हमेशा, या पुराने लेखकों को देख लें तो हमेशा ये बातें आती थी आर्थिक तंगी की, कि ये आर्थिक विपन्नता थी इनके जीवन में, लेकिन और उनके पहनावे ओढ़ावे भी होते थे बड़े सरल, और उसको मैं इस बात का प्रतीक नहीं, गरीबी का प्रतीक मैंने कभी नहीं माना। लेकिन लोगों का ये मानना है कि जो हिंदी कवि हुआ करते हैं और हिंदी लेखक हुआ करते हैं वो गरीबी के शिकार। इस दृष्टिकोण को कुमार विश्वास जी ने तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, जो हिंदी का कवि है वो बढ़िया कोट पैंट पहन सकता है, हिंदी का जो कवि है वो फ्लाइट में घूम सकता है, हिंदी का कवि है वो इतना फीस ले सकता है। तो इस दृष्टिकोण को उन्होंने तोड़ा है, और उन्होंने मतलब कि उस परंपरा में पहले भी नाम है, जैसे हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी जो कविताएं हैं न सिर्फ किताबों में थी और न सिर्फ पढ़ने की चीज थी बल्कि सुनने की चीज थी। लोगों ने बड़े चाव से स्वीकार किया हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं को और रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं के। भले ही अतुकांत कविताएं थी इनकी, निराला जी की, लेकिन आज भी पॉपुलर है, बड़ा प्रासंगिक है सब चीज और लोग सुनते हैं। तो उसी कड़ी में ये कुमार विश्वास जी जो आए हैं
तो इनकी जो कविताएं आई हैं वो जन जन के बीच अपार स्वीकार्यता प्राप्त कर ली। आपके जिले औरंगाबाद में ऐसा कोई कवि जिसको आप बहुत प्यार करते हो? वैसे तो जितने भी लिखने वाले हैं मैं सबको प्यार करता हूँ, लेकिन अगर आप नाम ले तो एक उसमें भी कई नाम हैं, लेकिन मैं इनका नाम लूंगा, धनंजय जयपुरी जी का नाम लूंगा, जो कि आज औरंगाबाद में गीता द्रुत विलंबित एक उनकी रचना आई है। और मैंने जितना भी मुझे छंद विधान की मेरी जानकारी है, मैंने बड़ी कोशिश की कि ये द्रुत विलंबित छंद इन्होंने लिखा है तो इनके किताब में कहीं भी कोई गलती हो, अशुद्धि हो, मैंने नहीं पाया। और उससे पहले हम देखते हैं तो मिथिलेश मधुकर जी हिंदी में ये दो लोग अभी वर्तमान में जिनको मैं अपने आसपास पाता हूँ, हिरम मिश्र जी हैं, श्री राम राय जी हैं, ये सब अच्छे लिख रहे हैं। इसी तरह से उर्दू में जाते हैं तो निजाम कुरैशी जी हैं, सबीर साहब हैं, नए कवि में उर्दू शायर में यूसुफ जमील जी हैं, प्रोफेसर साहब नाम बोल रहे हैं, कासिम फरीदी साहब, और ये इंग्लिश ये क्या नाम है, गुलफाम सिद्दीकी साहब। तो इन सब का नाम जो है अग्रिम पंक्ति मैं जो अपना लिस्ट बनाऊंगा तो इन लोगों का नाम जरूर लिखूंगा। देखिए, ऐसा है कि हर आदमी के पास अपना अपना रोल मॉडल होता है, और हर आदमी किसी ना किसी विधा में, लगभग तमाम विधा में उसका कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है। काव्य रचनाओं में आप अपना प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा बहुत क्लासिकल लिखा, और अगर किसी कवि को कवि बनना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़े और शुरू करे दोहा लिखना, और वही अंदाज बनाए श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। अगर किसी ने दोहा लिखना शुरू कर दिया तो सवैया भी लिख देगा, रोला भी लिख लेगा, सोरठा भी लिख लेगा। अपनी रचनाएं जो हैं आपके पास तो बहुत सारी रचना है, अपनी रचनाओं में कुछ ऐसी रचना के 2-4 लाइन आप हमें सुनाएं जिससे दर्शकों को लगे कि मैं नागेंद्र जी को सुन रहा हूँ। अच्छा, अब तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप सुनना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आजादी के हीरक साल अब भी उठता एक सवाल, बीते बरसों लंबा काल कितना बदला अपना हाल, आबादी आधी बदहाल देश में धर्म का वही बवाल, उल्लू बैठे हैं हर डाल कितना बदला अपना हाल, आजादी के हीरक साल अब भी उठता एक सवाल। अंत में चलते चलते 81 भारत के इस विशेष कार्यक्रम गुफ्तगू में मैं नागेंद्र जी से आपके बाद की पीढ़ी के लिए कोई डायलॉग या कोई सजेशन कि वो उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से जो विधाएं हैं, जो भाषाएं हैं, उनमें कैसे क्या करें वो कि आपके बाद की पीढ़ी भी तैयार हो। कुछ बातें आप कह दीजिए नौजवानों के लिए। हाँ, आप जिस भाषा में लिखना चाहते हैं, जो आपको अच्छी भाषा लगती है, जो आपको सरल भाषा लगती है, उसमें लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप जो लिखना चाहते हैं वो लिखें। नानी की कहानी लिख दो, बचपन की कहानी लिख दो, शहीदों की कुर्बानी लिख दो, जो लिखना है लिख दो। और ये मान करके मत चलो कि मैं जो लिख रहा हूं वो सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं। आप गलत लिखिए, अतुकांत लिखिए, तुकबंदी कीजिए, छंद की ओर बढ़िए। छंद तो धीरे 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 आपको आ जाएगा, लेकिन अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। और एक बात एक बड़े कवि ने कहा है
कि मानव बनना भाग्य है, कवि बनना सौभाग्य। तो ये सौभाग्य हर आदमी के बीच के पास होता है, बस है कि वो कब इसका अवसर अपनाए, कब इसको अवसर के रूप में ले। 81 भारत के देखने वाले तमाम लोग, गुफ्तगू में अभी आप सुन रहे थे हमारे दोस्त, हमारे प्रिय मित्र और शहर नहीं बल्कि जिला के युवा कवि नागेंद्र दुबे केसरी जी से। और इन्होंने एक बात जोर देकर कही कि आप जिस जबान को आप चाहें अपनाएं, मगर लिखने पर जोर इन्होंने ये दिया, अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपके यूं चुटकी बजाते हुए दूर होते चले जाएंगे। तो देखते रहिए 81 भारत का ये विशेष कार्यक्रम हर सोमवार को गुफ्तगू।